गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर आप लोगों ने बुलडोजर कल्चर या बुलडोजर जस्टिस इसके बारे में बड़ा सुना होगा। कई बार ऐसा होता था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम किसी केस में आया एंड वहां पर अथॉरिटीज ने जाके उसके घर को इस तरह से तहस नहस कर दिया, उसको घर को ढहा दिया गया। राइट। अब इसमें प्रॉपर रूल ऑफ लॉ का कई बार फॉलो नहीं किया जाता था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उन्होंने बोला है कि इस तरह से अगर आप किसी का भी घर डिस्ट्रॉय कर दोगे, उस केस में आप देख ही नहीं रहे हो कि उसकी फैमिली का ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। फैमिली तो पूरी तरह से होमलेस हो चुकी है। राइट। ये अनार्की से कम नहीं है। तो यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है ना, उसको प्रिवेल होना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यहाँ पे दी हैं। पहली बात तो ये है, अब आने वाले समय में आपको ये कल्चर ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। क्या है ये स्ट्रिक्ट एक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी अथॉरिटीज है ना, पहली बात तो उनको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले वो नोटिस देंगे कि हम आपके घर को डिमोलिश करना चाह रहे हैं। और उसमें ना वो प्रॉपर रीजंस देंगे, प्रॉपर हर एक डिटेल बताएंगे कि आपके घर में ये वाला जो हिस्सा है वो इलीगल तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, प्रॉपर वायोलेशन है उस चीज का। वो सारे के सारे ग्राउंड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो यहाँ पर इस पर्सन को बताए जाएंगे कि यार ये दिक्कतें हैं आपके घर के अंदर, इसलिए हम डिमोलिश करना चाहते हैं। तो 15 दिन पहले कम से कम पता लग जाएगा। फिर वो जो पर्सन होगा उसके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उसको दी जाएगी ताकि वो अपनी बात को आगे रख पाए। प्रॉपर उसकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, जो प्रॉपर अथॉरिटीज के पास अपनी बात वो समझा पाए कि नहीं, कुछ इलीगल नहीं है, मेरे घर को डिमोलिश मत कीजिए। फिर अकॉर्डिंगली मान लो फिर भी तब बात नहीं बनती है एंड इन दी एंड डिमोलिशन करना ही पड़ता है, तो उस केस में भी सारी की सारी चीजों को ना वीडियो फोटोग्राफी यहाँ पे उसकी चीज की करी जाएगी, वीडियोग्राफी यहाँ पे उसकी होगी, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो आप समझ पाओगे, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो भी अथॉरिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्टिव्स को नहीं मानेगा उसके अगेंस्ट यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। विक्टिम्स की अथॉरिटी सोचती ही नहीं है, कहीं ना कहीं इस तरह से जल्दबाजी में कुछ भी फैसले लेती है जो कि रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। तो आने वाले समय में आप नोटिस कर पाओगे, जो बुलडोजर कल्चर की बात कर रहे थे, बहुत सारी कुछ स्टेट्स में ये चल रहा था, अब ये एक तरह से यहाँ पे रोक दी जाएगी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपीएससी सीसेट की, तो एक समस्या स्टूडेंट्स को फेस होती है कि कौन से सोर्सेस हमारे लिए सही रहेंगे। प्रॉपर कोई बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कितना टाइम दें, कहीं कम टाइम तो नहीं दिया, या बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो कहीं जीएस तो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए मैं ला रहा हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन। वो है 21 नवंबर से हमारा सीसेट का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, एंड ये अपने आप में एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको डिस्कस तो करेंगे, पर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपको हर क्लास में दूंगा, जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे मेरे साथ में ही। इसके अलावा हमारी टीम आपको डेली बेसिस के ऊपर डीपीपीस प्रोवाइड करेगी, जो आपको करनी होंगी, और वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगी। हर वीक आपका मॉक टेस्ट होगा, मतलब छोटा टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट कह लीजिए। फिर टाइम टाइम पे आपके सेक्शनल टेस्ट होते रहेंगे, एंड लास्टली आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन होंगे यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। तो यानी कि ना अपने आप में ये पूरा का पूरा होलिस्टिक सेट बन गया, जहां से और आपको कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तब भी लगता है तो हमारी टीम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेगी एडिशनली, जिनको आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यानी कि ना अब वो जो प्रॉब्लम थी, कहां से प्रैक्टिस करें, कहां से कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, कोई आपको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है। ये यूपीएससी सीसेट जो 21 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, दिस विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो आपकी सीसेट की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग आपके लिए लिंक लगा दिया है, वहां पर आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की डिस्कशन। डेट है आज की 14 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते होंगे कि 14 नवंबर का जो दिन है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे, क्योंकि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जन्मदिन बस इसी दिन को मनाया जाता है। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इंटर स्टेट काउंसिल है क्या। देखो, दरअसल में ना अगर आप अपने संविधान का आर्टिकल 263 ओपन करोगे, वहां पर आपको इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र देखने को मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ ही साथ इसको बार बार रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इसीलिए टेम्परेरी या इसको आप नॉन परमानेंट बॉडी भी आप कह सकते हो। 1990 के अंदर पहली बार इसको एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि सरकारिया कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था। दरअसल में क्या है ना कि सरकारिया कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए हैं कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, उन्हीं में से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। अब इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है, एक तो देखो आपके जैसे इसके चेयरपर्सन आपको प्रधानमंत्री देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यूनियन की तरफ से कुछ यूनियन मिनिस्टर्स हो गया जो कि मेंबर्स की तरह काम करते हैं, कुछ परमानेंट इनवाइटीज भी होते हैं यूनियन मिनिस्टर्स इसके अंदर ही।
प्लस साथ ही साथ ये तो यूनियन की बात हुई, स्टेट्स की तरफ से अगर बात करूँ ना, तो जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स, आपकी जो यूटीज के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे दिल्ली वगैरह के अंदर, वहां पर उनके चीफ मिनिस्टर, प्लस जहां पर असेंबली नहीं है वहां पर उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वो यहाँ पे इसके मेंबर होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे रोल यूनियन का भी है और स्टेट्स का भी है, तो आपस में मिलजुल कर डेफिनेटली काम किया जा सकता है। तो कुछ भी डायलॉग करना हो गया, राइट, कुछ आपस में मतभेद हो गया उनको सॉल्व करना हो गया, कुछ कंसर्न्स हैं आपके फेडरल गवर्नेंस के या इंटरस्टेट कॉर्पोरेशन के, वो सारे यहाँ पे इसके माध्यम से रिजॉल्व किए जा सकते हैं, साथ में मिलकर कोई भी डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपस में अलग अलग स्टेट्स में सामंजस्य बनाना, राइट, कि जीएसटी आपके लिए अच्छा है, उसके इंप्लीमेंट के लिए कोऑर्डिनेट करना, वहां पर इंटरस्टेट काउंसिल का बहुत बड़ा रोल रहा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एपीएमसी एक्ट की, तो कैसे हर स्टेट के अंदर वो सेम चीज यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, उसके अंदर भी इंटरस्टेट काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। कई बार ना आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपको कर्नाटक तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है, तो काफी बार इंटरस्टेट काउंसिल ने वहां पे मीडिएट किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, कि आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कंकरेंट लिस्ट वाले जो आपके स्टेट्स को देने चाहिए, राइट, वो पंचिंग कमीशन जैसा बोला है, वो भी कई बार आपस में यहाँ पे डिस्कशन होती है। इसके अलावा कुछ बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करना हो गया, या फिर अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं या रिकमेंडेशन उनको कितना हद तक इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो सारी चीजें देखने का काम भी इंटरस्टेट काउंसिल का ही रहता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखना आपको ये है कि जो इंटरस्टेट काउंसिल है ना, उसको कौन चेयर करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करते हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक इसकी स्टैंडिंग कमेटी भी देखने को मिलती है। स्टैंडिंग कमेटी पता क्यों बनाई जाती है, ताकि कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर आप मुद्दों के ऊपर कंसल्टेशन कर पाओ। वहां पर इसके कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको चेयर किया जाता है हमारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो ध्यान ये रखना है, इंटरस्टेट काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, वेयर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल उसको होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ताकि अलग अलग प्रोसेसेस को वो रिव्यू कर पाए एंड बाकी सारी रिकमेंडेशंस को मॉनिटर कर पाए। ठीक है, तो ये फर्क आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूव्स फर्स्ट ऑल वुमेन सीआईएसएफ बटालियन। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं पहली बात तो कि सीआईएसएफ क्या होता है। सीआईएसएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब यहाँ पर 1968 के अंदर इसके रिगार्डिंग एक एक्ट पास किया गया, तो सरकार के एक एक्ट के माध्यम से सीआईएसएफ को बनाया गया। जब बनाया गया था तो 3000 के आसपास इसमें आपको फोर्स देखने को मिल जाती है, पर आज के समय ये नंबर 1,77,000 से भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड आपको ये नई दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो सबसे ऊपर इसके डीजी आते हैं, जो कि बेसिकली एक आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं, एंड उनको सपोर्ट किया जाता है बाय एडिशनल डीजी, जो कि आपके वो भी आपके आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। अब इनका काम को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या ये काम देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग कभी दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किए हो, देखो मैं तो बहुत बार ट्रैवल किया हूँ। तो दिल्ली मेट्रो में जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके वो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होते, वो और कोई नहीं, आज जाके देखना अगर आप मेट्रो में जाते हो तो वो सीआईएसएफ ही होते हैं। उसके अलावा आप लोग एयरपोर्ट्स पे जाते हो, राइट, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जिम्मा भी किसके पास है, वो भी आपके सीआईएसएफ के पास ही है। आप लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले ये आपकी सीरीज भी आई थी, वेब सीरीज भी आई थी IC-814 के ऊपर, राइट, जो हाईजैक हुआ था, कंधार हाईजैक हो गया। उसके बाद से ये जिम्मेदारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आपकी सीआईएसएफ के पास ही है। उसके अलावा कुछ आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हो गया, जैसे कई बार आप लोग पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स हो गया वहां जाते हो, या फिर मान लो रेड फोर्ट जाते हो, तो बाहर जो चेकिंग वाले होते हैं वो आपके सीआईएसएफ ही होते हैं। इसके अलावा जो कुछ सेंट्रल जेल है जम्मू कश्मीर के अंदर, आपके किसी हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल को वीआईपी सिक्योरिटी देनी है, वो हो गया, राइट। इसके अलावा आपके जो अलग अलग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुछ न्यूक्लियर एरोस्पेस आपकी फैसिलिटीज हो गया, उनको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो सारे काम भी आपके सीआईएसएफ के ही रहते हैं। 2008 के बाद इनका जो मैंडेट था थोड़ा और बढ़ाया गया, क्योंकि 2008 में हमें मुंबई टेरर अटैक्स देखने को मिलते हैं। तो इनफैक्ट ना जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सिक्योरिटी हो गया, कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, वो भी यहाँ पे इनके द्वारा दी जाती है। एक्चुअल में आप जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस के ऑफिस को सिक्योरिटी देना, रिलायंस रिफाइनरी को सिक्योरिटी देना, ठीक है, कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करना, वो भी यहाँ पे इनके द्वारा किया जा सकता है। हालांकि देखो ये जो चीजें हैं ये प्राइवेट चीजें हैं ना, तो सीआईएसएफ को इस चीज के पैसे मिल देंगे इन पर्टिकुलर कंपनी से, ठीक है ना। तो प्राइवेट लोगों के लिए भी काम कर सकती है, बट वो पैसे देके, ठीक है ना, तो उनको भी सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी जा सकती है। तो ये सारे काम होते हैं सीआईएसएफ के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक ऑल वुमेन बटालियन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कि पूरी तरह से उसमें आपको महिलाएं ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा आपको पर्सनल देखने को मिल जाएंगे, जिनको लीड किया जाएगा बाय सीनियर कमांडेंट रैंक ऑफिसर, ठीक है। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट महिलाएं आपको ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में देखने को मिली जाती हैं, ठीक है ना। और इनका काम भी यही रहेगा, जो ऑल वुमेन कंटिजेंट बनेगा ना, इसका काम भी यही रहेगा, आपके वीआईपीज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, दिल्ली मेट्रो, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना, उनको यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी देना, इनका काम यहाँ पे रहेगा। इससे कहीं ना कहीं जो महिला हैं उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि एक महिला बटालियन में यहाँ पे बनाया गया है, तो महिलाएं ऑलरेडी 7% कंट्रीब्यूट करती हैं सीएसएफ पर्सनल का, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर जब एक नई आइडेंटिटी उनके लिए बनेगी, एक नया बहुत इंपॉर्टेंट करियर चॉइस महिलाओं के लिए बन जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे जाननी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डीआरडीओ कैरीज आउट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। पहले मैं आपको ना थोड़ा सा आपका क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में अंतर बताता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, तो आप जानते हो ये ऐसे मूव करती है, ठीक है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से ये फॉलो करती है। वेरस जब मैं बात करता हूँ आपकी क्रूज मिसाइल की, तो क्रूज मिसाइल का आप यहाँ पे ट्रजेक्टरी इस तरह से ऊपर नीचे आप देख सकते हो। दरअसल में क्या होता है ना, क्रूज मिसाइल को एक तरह से प्रॉपरली गाइड किया जाता है ना, एक कंट्रोल मेथड के अंदर होती है। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल में वो एक तरह से पैराबोलिक ट्रजेक्टरी फॉलो करती है। नॉर्मली अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है वो थोड़ी ज़्यादा ही होती है, हालांकि कम रेंज की बनाई जा सकती है, पर इनकी ज़्यादा भी रेंज हो सकती है। पर जब मैं बात करता हूँ क्रूज मिसाइल की, तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, बेसिकली शॉर्ट टू मीडियम रेंज इसकी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं स्पीड की बात करूँ ना, तो आप देख पाओगे इसकी जो स्पीड होती है, या तो वो सब सोनिक भी हो सकती है, सुपरसोनिक भी। सोनिक वर्ड तो समझते हो आप, सोनिक वर्ड जब भी बात होगी ना, ये साउंड की बात होगी। अगर उसकी साउंड से ज़्यादा स्पीड है उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक, अगर साउंड से कम स्पीड है तो उसको बोलते हैं हम सबसोनिक। राइट, बेसिकली ये मार्क का डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं मार्क। 1 मार्क का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और अगर मान लो स्पीड ऑफ साउंड 5 मार्क से भी ज्यादा हो जाती है, मतलब 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड उससे भी ज्यादा हो जाती है, उसको हम हाइपरसोनिक बोल सकते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड हाइपरसोनिक भी हो सकती है। बाकी देखो, गाइडेंस सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। इसकी जो एल्टीट्यूड होता है क्रूज मिसाइल का थोड़ा कम होता है, वेरस बैलिस्टिक मिसाइल का आपको ज्यादा देखने को नॉर्मली मिल जाता है। कुछ केसेस के अंदर जो एटमोस्फेयर है उसको भी एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि डीआरडीओ ने यहाँ पर एक टेस्ट कंडक्ट किया है, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है क्रूज मिसाइल, जो कि अपने आप में क्या है, लॉन्ग रेंज। ध्यान से समझते हैं थोड़ा इसको। यहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट हुआ कहाँ पे, आपका जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने यहाँ पे इसको अप्रूव किया था 2020 के अंदर। ये दरअसल में ना निर्भय का ही एक नया वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान से समझना, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी निर्भय ही है, उसी का आपको एक नया वेरिएंट देखने को मिल जाता है। कैसे, पहली बात तो थोड़ा और चीजें समझ लेते हैं। इसको बनाया किसने है, एडीई, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बैंगलोर। ये डीआरडीओ का ही आपको डिजाइन हाउस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप और थोड़ा इसके बारे में समझिए, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इसको आप ग्राउंड से लॉन्च कर सकते हो एक मोबाइल आर्टिकुलेट लॉन्चर से। मतलब इसको लॉन्चर को कहीं भी आराम से लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक सब सोनिक है, यानी कि इसकी जो स्पीड है आपको कम देखने को मिल जाएगी देन द साउंड ऑफ स्पीड। ये लॉन्ग रेंज आपको क्रूज मिसाइल देखने को मिल जाएगी, एंड इसको 1000 किलोमीटर तक आपको इसको हिट किया जा सकता है इसके टारगेट के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर आपके सामने एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर देखने को मिल जाएगा इनिशियल लॉन्च के लिए, राइट। और ये काफी अच्छे हाई एक्यूरेसी के साथ हाई वैल्यू एसेट्स के ऊपर टारगेट रख सकता है, तो प्रिसीजन भी अपने आप में काफी अच्छी है। रेडार है, ट्रैकिंग सिस्टम है, राइट। और इस वजह से आपकी जो प्रिसीजन है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। जो मिसाइल होती है ना, वो एयरबॉर्न ही रहती है बिफोर स्ट्राइकिंग, एंड बहुत ही कम एल्टीट्यूड के ऊपर भी मूव कर सकती है। एक्चुअली में जब कोई मिसाइल ना बहुत कम एल्टीट्यूड पे मूव करती है, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिटेक्ट करना मुश्किल होता है तो सामने जाके अपने टारगेट को अच्छे से स्ट्राइक कर पाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो ये कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को कैरी कर सकती है, एंड उनकी जो कैपेसिटी होगी वो 200 से 300 किलो तक की हो सकती है, ठीक है। तो इससे डेफिनेटली हमें यहाँ पे फायदा मिलेगा इन सभी चीजों के लिए। यहाँ पर यूएसए का टोमाहॉक है, रशिया का कैलिबर है, उसी की तरह यहाँ पर सिमिलर आपको ये हमारा जो डीआरडीओ को निर्भय का नया वेरिएंट आया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब बातें थी जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। फर्क भी हमने समझ लिया, प्लस एट द सेम टाइम ये जो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया गया है, हमने उसको भी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया है। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है विद रिगार्ड्स टू उज्बेकिस्तान। देखो, उज्बेकिस्तान ना थोड़ा सा न्यूज में है, और हम इसकी लोकेशन को भी समझेंगे। पर न्यूज दरअसल में ये थी कि एक्चुअल में क्या हुआ है, उज्बेकिस्तान के अंदर ना बहुत ज्यादा थोड़ा मॉरल चीजें करने की कोशिश करी जा रही है। एक्चुअली मॉरल भी ना कई बार गलत सेंस में हो जाता है। मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जैसे कुछ मूवी आया, कुछ वेब सीरीज आया, कुछ और इस तरह से कुछ देखने को मिला, कुछ टीवी सीरीज हो गया, एनीथिंग लाइक दैट। तो उस केस में ना, अगर ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पर उनकी जो सरकार है वो बताएगी क्या चीज मॉरल है, क्या चीज नहीं है। अब हो पता क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कई बार मूवीज बनती हैं, तो मूवीज का कई बार युवाओं के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कई बार पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, कई बार कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कई बार ड्रग्स के ऊपर, कई बार क्राइम के ऊपर कुछ मूवीज बनाई जाती हैं या कुछ टीवी सीरीज होती है, उसका लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो वहाँ की सरकार है ना, बहुत ज्यादा हर चीज में इन्वॉल्व हो रही है, ये देखने के लिए कि क्या इस मूवी को रिलीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मॉरल टेस्ट इस तरह से स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ही एक ना लोकल लोगों के बीच में इसके ऊपर थोड़ा सा एक तरह से वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट बात करी जा रही है।
बट एनीवेज, तो इस वजह से हमें थोड़ा उज्बेकिस्तान की थोड़ी लोकेशन हमें जान लेनी चाहिए। उज्बेकिस्तान अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और इसके आप अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो आपको कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 देश आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्या देखनी है, पहली बात जो मैंने आपको बताई, ये लैंड लॉक कंट्री तो है ही है, पर ये डबली लैंड लॉक कंट्री है। डबली लैंड लॉक का मतलब क्या होता है, ऐसी कंट्री जो लैंड लॉक कंट्री से घिरी हुई है, मतलब इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है ना बाकी, वो भी अपने आप में लैंड लॉक्ड है। और दुनिया में ऐसी 2 ही कंट्रीज हैं विच आर डबली लैंड लॉक्ड। कौन सी 2 हैं? एक तो आपका उज्बेकिस्तान एंड दूसरा आपका लाइकनस्टाइन। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। दीज आर द ओनली 2 डबली लैंडलॉक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप देखो इसकी लोकेशन, जैसे मैंने आपको पांचों बॉर्डरिंग कंट्रीज तो बता दी, इसके अलावा यहाँ पर 80% कंट्री का आपको सैंडी डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। किजिलकुम डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ना फरगना वैली आपको यहीं देखने को मिलती है। फरगना वैली ना आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जो लोग ढंग से हिस्ट्री पढ़ते हैं। आप लोग मुझे ये बताओगे हिस्ट्री में आप कहाँ पर फरगना वैली को पढ़ते हो? ध्यान से आंसर करना इस चीज को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अमू दरिया, सिर दरिया, ये उज्बेकिस्तान की मेजर रिवर्स हैं। अराल सी जो आपको आपका उज्बेकिस्तान और जो कजाकिस्तान, ये दोनों देश यहाँ पे अराल सी को शेयर करते हैं, वो पिछले कुछ समय के अंदर काफी कम हो गया है। राइट, काफी डिमिनिश हो चुका है। काफी मेजर क्राइसिस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अराल सी के अंदर, विच इज बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करूं तो लेक आपको अदारकुल हो गया, लेक सेंटमिश हो गया, ये कुछ आपको लेक्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली इस एरिया के अंदर डेजर्ट बहुत सारा है, पर जो फरगना वैली वाला रीजन है वहां पर अच्छा खासा फर्टाइलिटी है, जिस वजह से एग्रीकल्चर को भी वहां पे सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दुनिया के 4th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये सब चीजों के भी अच्छे खासे रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज न्यू आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर रीक्लासिफाइंग एफपीआई टू एफडीआई। देखो पहली बात तो थोड़ा फर्क समझते हैं एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई में। देखो वैसे टेक्निकली बात करें ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इन चीजों के अंदर। इनको हम जीएस के पर्सपेक्टिव से सिमिलर मान सकते हैं, बट बाकियों में अंतर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करूँ ना एफडीआई की, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। लंबे समय के लिए यहाँ पे पैसा आ रहा है भारत के अंदर, भारत के अंदर पैसा आ रहा है, तो वहां पर वो किसी जगह पे अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उनकी मैनेजमेंट के अंदर हो गया, राइट, उनके फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर हो गया, उसके डोमेस्टिक कंपनी के अंदर हो गया, ऑपरेशंस के अंदर हो गया, लंबे समय के लिए पैसा आता है, दैट इज एफडीआई। तो इस वजह से अपने आप में ना बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लंबे समय के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं कि आज आया कल चला गया, नहीं। जबकि मैं बात करूं एफपीआई या एफआईआई की, ये अपने आप में थोड़ा शॉर्ट टर्म होते हैं। ये इनका पर्पस पता क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट मेकिंग होता है। जैसे ही इनका प्रॉफिट हुआ फटाफट पैसा बाहर, इसीलिए इस चीज को हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है। अब फर्क बेसिकली क्या है एफपीआई और एफआईआई में, यहाँ पर एफआईआई में आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, वो इन्वेस्ट करते हैं। एफपीआई के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, राइट, पर बिना इंटरेस्ट के। बिना इंटरेस्ट मतलब एज इन कि वहां पे उसका मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होगा, राइट, वो एफडीआई के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो एफडीआई है वो प्राइमरी मार्केट में होता है, बाकी एफपीआई एफआईआई आपको सेकेंडरी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पर एफडीआई मैंने बोला ना लॉन्ग टर्म के अंदर, तो फिजिकल एसेट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि बाकी जो चीजें हैं वो आपका मेजर फाइनेंशियल एसेट्स है, उनका प्रॉफिट मेकिंग ही रोल है। एफडीआई के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, राइट, डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड देखने को मिल जाता है, जबकि एफके एफआईए को यहाँ पे सेबी यहाँ पे रेगुलेट करता है। ये अंतर हमें यहाँ पे पहली बात तो समझ आना चाहिए एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई में। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ आरबीआई का कुछ फ्रेमवर्क लाया गया है फॉर रिक्लासिफाइंग एफपीआई टू एफडीआई। थोड़ा समझते हैं। मान लो कोई XYZ कंट्री की कोई कंपनी थी, ठीक है, इसने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया। मान लो इसने 8% पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब मतलब 8% कंपनी का टोटल यहाँ पे इनके पास है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हो सकता है ये नंबर कल को आगे जाके बढ़ जाए, आगे जाके बढ़ जाए, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली। अब 10% के बियॉन्ड जाता है तो हम उसको एफडीआई क्लासीफाई करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे आरबीआई ने ये बोला है कि अगर कभी ऐसा होता है ना कि कोई कंपनी की जो होल्डिंग है वो 10% से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उस केस में उसके पास क्या है, 2 ऑप्शन है। क्या है? 2 ऑप्शन है अगर 10% ज्यादा इंक्रीज हो गया। पहली बात तो ये है कि उनको फिर ये रिक्लासिफाई करना पड़ेगा कि अब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक एफडीआई है। या फिर दूसरी चीज ये है कि उनको अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो 10% से कम करनी पड़ेगी। देखो समझना, नाम अलग अलग है एफपीआई और एफडीआई के, फर्क भी अलग अलग है इन द सेंस कि एफडीआई के अंदर ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शन अंदर मतलब बहुत सारे इनको यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन इसमें इन्वॉल्व रहता है। प्लस एट द सेम टाइम
अगर वो 10% से कम है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही है। तो यहाँ पर अगर बोला कि अगर मान लो पहले आपके पास 8% थी और अब आपने बढ़ा के इसको 14% कर दिया, तो आप दो चीजें करो, या तो आप ये कर लो कि उसको एफडीआई की तरह क्लासीफाई कर दो, या दूसरी चीज है आपको 5 दिन दिए जाते हैं, 5 दिनों के अंदर आप ये जो अपना शेयर होल्डिंग था ना, इसको 10 से नीचे ले आओ कैसे भी करके। ठीक है, या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिक्लासीफाई कर दो एज एफडीआई, या फिर आपके पास 5 दिनों की हम विंडो देते हैं, उसके अंदर आप रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पे कर लो, इसको 10% से कम कर लो, या फिर आप कहीं ना कहीं उसको रिक्लासीफाई कर लो। आप कहोगे कि सर फर्क क्या पड़ रहा है अगर एफडीआई के साथ रिक्लासीफाई कर भी दिया? मैंने आपको बोला ना, बहुत सारे यहाँ पे चीजें होती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनके अंदर एफडीआई अलाउड ही नहीं है, कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जहां पर प्राइवेट सेक्टर कितना रोल होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा, कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिनको हम यहाँ पे अप्रूवल रूट बोलते हैं। तो वो सारी चीजों के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा उनको। समझ गए इस बात को? तो यानी कि यहाँ पे चेंजेस क्या किए गए हैं कि एफपीआईज दैट एक्सीड द 10% थ्रेशोल्ड मस्ट आइदर डाइवर्स देयर एक्सेस होल्डिंग। एक्सेस जो भी था ना, जैसे मान लो 14% हो गया था, उसको डाइवर्स करके 10 से नीचे लेकर आओ, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को एफडीआई की तरह यहाँ पे रिक्लासीफाई कर दो। ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसके लिए 5 दिनों की इनके पास विंडो है। अगर मान लो आपने एक बार एफपीआई को एफडीआई की तरह यहाँ पे कर दिया, उसको यहाँ पे रिक्लासीफाई हो चुका है, फिर वो एफडीआई ही रहेगा। मतलब क्या है? मतलब मान लो पहले 8% था, फिर आपने 14% कर दिया। जब ये 8% था तब ये एफपीआई था, अब ये 14% हो गया, आपने एफडीआई कर दिया। और मान लो 5 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद आपने वापस से इसको 8% लिया है, अब ये एफडीआई ही रहेगा। इवन इफ द, ये ध्यान से पढ़ो, इवन इफ द होल्डिंग्स ड्रॉप बिलो 10% थ्रेशोल्ड लेटर ऑन, वो तब भी वैसे ही कैटेगराइज रहेगा जैसे वो पहले था, दैट इज एज एन एफडीआई। इसके अलावा ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी है, इसने अलग अलग कंपनी 1 सब्सिडरी, कंपनी 2 सब्सिडी अपनी बना ली, इसने 8% यहाँ पे इंडिया में शेयर होल्डिंग है, इसके पास 6% है। तो अगर अकेले अकेले में देखेंगे तो आपको ये एफपीआई लगेगा, पर दोनों को मिला के देखेंगे क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी तो एक ही है, तो आपको दिखेगा ये तो 14% है। तो इस केस में भी यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि इसको हम एफडीआई ही मानेंगे। जितनी मर्जी कंपनीज आपकी सब्सिडरी है तो आपकी ही ना, तो अगर 10% से बियॉन्ड जाता है तो उस केस में उसको एज ए एफडीआई ही ट्रीट किया जाएगा। बाकी आप नोटिस कर पाओगे सरकार की तरफ से जो भी है नेसेसरी अप्रूवल्स हो गया वो लेने पड़ते हैं। अगर खासकर हमारी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनसे कुछ ना कुछ आ रहा है, वहां पर तो आपको और ज्यादा अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर नॉन बॉर्डरिंग कंट्री के इन्वेस्टर जिनके साथ हमारा बॉर्डर टच नहीं होता, वहां पर क्या कर सकते हैं? वहां पर बस वो ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पर आरबीआई को नोटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमने ये चीज करी हुई है। वहां पर उनको सरकार की परमिशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती एफपीआई के केसेस के अंदर। बाकी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आरबीआई के साथ साथ जो सेबी है उसने भी अपना सर्कुलर यहाँ पे बताया है इसी पर्टिकुलर रिक्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला आपका होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसको आप पढ़ोगे एंड मुझे सारे के सारे आप इंडस्ट्रीज का नाम बताओगे, मैंने पहले ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक है, आज सारे के सारे एक्चुअली ना इकोनॉमी के ही क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपकी इकोनॉमी के ही हैं आज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका आईपीओ का रहेगा, तो 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपसे होमवर्क दिया था एंटी डिफेक्शन लॉ का, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि एक पर्सन अगर मान लो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता विद इन द 6 मंथ। बिल्कुल ही गलत बात है। देखो नॉमिनेटेड के पास ना 6 महीने होते हैं, 6 महीने के बाद वो नहीं कर पाएगा, विद इन 6 मंथ तो ज्वाइन कर ही सकता है ना। ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया गया है, विद इन 6 मंथ ही कैन ज्वाइन बट आफ्टर 6 मंथ ही कैन नॉट ज्वाइन। इंडिपेंडेंट होता है तो वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ही नहीं सकता, है कि नहीं। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि कितने टाइम में उनको केस डिसाइड करना है। बिल्कुल अभी तक ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसलिए पहला गलत था, दूसरा सही था। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था इनमें से कौन कौन से G20 के मेंबर्स हैं। देखो यहाँ पर आप सभी देख पाओगे। ठीक है, पहले हमारे सामने G6 होता था, राइट, फिर बाद में कनाडा ऐड हुआ तो G7 उसको बना दिया गया, राइट, फिर कनाडा के बाद रशिया ऐड हुआ तो G8 बना दिया गया। फिर बाद में आप नोटिस करोगे कि जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ तो यहाँ पे रशिया को हटा दिया गया, अब वापस से आपको G7 ग्रुप देखने को मिल जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं G20 की, तो आप लोग जानते होंगे कि जब 1997 और 1998 के अंदर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बाद में हमें ये सोचने को मिला कि नहीं यार हमें G20 चाहिए होगा, जहां पर आपकी डेवलप्ड के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज भी होंगी। तो G20 का फॉर्मेशन फिर 1999 में हमें देखने को मिलता है। बाद में 2007-8 क्राइसिस के बियॉन्ड जब चीजें हो जाती हैं तो उस समय हमें नोटिस करने को मिलता है किस तरह से आपके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनका भी हमें पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जब पिछले साल G20 हुआ तो उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को भी यहाँ पे एंट्री दी है। तो ये कंट्रीज के आपको नाम पता होने चाहिए।
तो यहाँ पर अगर आप अंडरस्टैंड करोगे ना, ये जो आपके अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये चारों देश आपको इसके मेंबर्स हैं। बाकी और ऑप्शंस में कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, उनमें सारे मेंबर्स आपको T20 के नहीं देखने मिलते, पर यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करूं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दी है, एंड द आंसर इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आप जानते हो राइट टू लाइफ की बात करता है विद डिग्निटी, है ना। इसीलिए उसके अंतर्गत राइट टू एनवायरनमेंट, जिसमें कोई डिजीजेस ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, वो चीजें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21 इसका सही जवाब देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू फॉल्स की, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था आपको, तेलानीलापुरम बर्ड सेंचुरी, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है। एल नीनो की बात करें तो इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो नेगेटिव आता है, कि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है ना कि ज्यादा होती है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें डब्ल्यूएमओ की, तो डेफिनेटली आपकी यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।